मेरे YouTube चैनल द लर्नर्स लूप में आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आप सभी को क्वालिटी एजुकेशन देता हूं। और हम पढ़ा रहे थे 9th क्लास के न्यू एनसीईआरटी का सोशल साइंस का पहला चैप्टर, ठीक है। और पहला चैप्टर में आपको टोटल 6-7 टॉपिक्स थे, जिसमें आपको हम 3 टॉपिक पढ़ा दिए थे, ठीक है। जैसे ये टॉपिक्स हो चुका था, देख लेते हैं एक बार। जैसे मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, ये हम पढ़ लिए थे, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस। स्कोप ऑफ सोशल साइंस हो गया था हमारा। रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस एवरीडे लाइफ, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए थे। और आज हमारा टारगेट है इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करना। जैसे अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, दूसरा मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, और तीसरा और लास्ट इंटर रिलेशन अमॉन्ग द डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। ये 3 का 3 टॉपिक आज हमको फिनिश करना है, ठीक है। और आगे आज हम बढ़ते हैं। देखो, हमारा पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। इंडियन नज़रिए से, भारतीय नज़रिए से हम सोशल साइंस को कैसे समझें, ठीक है। ये इस पे हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है नेविगेटिंग इंडियन डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस। सबसे पहले हमको इंडियन डाइवर्सिटी, इंडिया में, क्योंकि हम पिछले क्लास में ये बोले थे कि इंडिया में रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, ये मतलब क्या होता है, जोग्राफिकल, यहाँ तक कि जोग्राफिकल सब तरफ से डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला चीज़ तो होगा कि हम डाइवर्सिटी को समझें, ठीक है। जैसे अंडरस्टैंडिंग कम्प्लेक्सिटी, इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट डाइवर्सिटी इन फिजिकल फीचर्स, ठीक है। जैसे आपको 7 क्लास की अभी के ज्योग्राफी में दिया गया है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इंडिया जो है फिजिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। क्लाइमेट के फॉर्म में, कल्चर के फॉर्म में, लैंग्वेजेस के फॉर्म में, रिलीजन के फॉर्म में और इकोनॉमिक कंडीशन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंडिया डाइवर्स है। आप इकोनॉमिक कंडीशन देखो, जैसे कि नॉर्थ इंडियन प्लेन है, जैसे गंगेटिक प्लेन है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन देखो, वहाँ मैक्सिमम लोग क्या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। वहीं आप अगर माउंटेनल रेंज में चले जाएँ, हिमालयन रेंज में या उत्तराखंड साइड जाओगे, तो वहाँ का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है, ज़्यादातर लोग जानवर पालते हैं, ठीक है। तो आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी जो होता है वो इकोनॉमिक कंडीशन को डिसाइड करता है। आपका ज्योग्राफी जो है, आपका ज्योग्राफी आपके कल्चर को, आपके क्लाइमेट को, लैंग्वेज को तो फिलहाल नहीं, लैंग्वेज को तो नहीं, रिलीजन को भी नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन को डिसाइड करेगा। ये 3 चीज़ को आपका ज्योग्राफी डिसाइड करेगा। हाँ, लेकिन रिलीजन का जो भी रिचुअल्स होता है, रिलीजन का जो भी नियम कानून होता है, उसको आपका ज्योग्राफी डिसाइड करेगा। जैसे एग्जांपल में हम मानते हैं कि इस्लाम में शराब हराम है, ठीक है। अब इस्लाम में शराब हराम होने का रीज़न क्या है? क्योंकि इस्लाम का जो, क्या बोल सकते हैं, इस्लाम का जो, जहाँ इस्लाम फाउंड हुआ, जहाँ इस्लाम बना हुआ था अरब रीजन में, वहाँ पे मतलब ज्योग्राफिकली बहुत ही गर्म रीजन है वो। और गर्म जगह पे आप जब शराब पियेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। इस रीजन से, इस कारण से वहाँ पे शराब को हराम किया गया है इस्लाम में। आप वहीं देखें क्रिश्चियनिटी में शराब को काफ़ी अच्छे से पिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा ठंडा जगह पे है, और जब ठंडा जगह पे होगा तो वहाँ तो शराब के बिना काम चलेगा नहीं, इसलिए शराब वहाँ अलाउ किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो ज्योग्राफी है, ये आपका क्लाइमेट हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजन का कुछ नियम कानून हो गया और इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, ये सब को डिसाइड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। रोल ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस का रोल क्या होता है? इट सर्व्स एज द वाइटल टूल टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस रिच डाइवर्सिटी एज वेल एज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस द नेशन फेसेस। मतलब कि ये सोशल साइंस, ये स्टूडेंट को इस चीज़ में हेल्प करता है कि स्टूडेंट हमारे यहाँ का रिच डाइवर्सिटी को समझे, और साथ ही साथ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चैलेंजेस, जैसा कि इंडिया में भी फेस किया जा रहा है, उन चीज़ों को समझे। जैसे सोशल चैलेंजेस क्या होता है? सोशल चैलेंज अगर 2 कम्युनिटी के बीच झगड़ा, ठीक है, ये सोशल चैलेंज हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस हो गया, अभी देख रहे हो इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का बहुत जर्जर कंडीशन हो गया है, वो हो गया। पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गया, ठीक है, या इलेक्शन में प्रॉब्लम, या बहुत सारा चीज़ है जो कि यहाँ पे हमको समझने में मदद मिलेगा, ठीक है, जो कि नेशन फेस कर रहा है हमारा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंस्टिंक्ट फ्रॉम कोर सब फील्ड्स। अब देखो,
सोशल साइंस का जनरली 4 फील्ड होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी होता है, ठीक है। अब इनमें से हमको क्या क्या हमारा इंडियन नज़रिया क्या क्या देखता है इन चीज़ों में, वो हमको समझना है सबसे पहले, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, ये फोकसेस ऑन इंडियाज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन कंप्राइजिंग एंशियंट सिविलाइजेशन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड फ्रीडम स्ट्रगल। देखो, हिस्ट्री के बारे में हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। कोई भी जो सब्जेक्ट निकला है ये हिस्ट्री से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको लगभग चीज़ पढ़ना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ना था, आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशन कैसा था, कल्चर ट्रेडिशन हमारा कैसा हुआ, कैसे 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 डेवलप होके वो हमारे पास इस फॉर्म में है। यहाँ तक कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो कैसे कैसे डेवलप होके, क्योंकि आपको जब पढ़ना है, आपको पढ़ना पड़ेगा आगे जब बढ़ेंगे आप। तो जैसे हम सिविक्स में आपको पढ़ाएंगे कि सिविक्स में जब हम डेमोक्रेसी पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक रूट्स थे। जैसे हम हिस्ट्री का एक चैप्टर है, जैसे कि वहाँ पर जनपद वाले में जनपद वज्जी संघ है, लिच्छवी संघ है, इसे वो क्या बोलते थे, हम अर्ली रिपब्लिक बोलते थे। तो वहाँ से उनका बेस जुड़ रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री से ही वो निकल के आ रहा है, ठीक। हेल्प्स स्टूडेंट अप्रिसिएट इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज एंड द फंडामेंटल वैल्यूज दैट हैव शेप्ड सोसाइटी। मतलब स्टूडेंट को इस चीज़ में मदद करता है कि इंडिया का जो रिच कल्चर है इसको अप्रिसिएट करे और हमारे फाउंडेशनल वैल्यू, उस फाउंडेशनल वैल्यू को बढ़ावा दे जो कि सोसाइटी को एक अच्छे शेप में ला सके, ठीक है। आगे है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का क्या है, एक्सप्लेन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये सबसे पहला काम क्या करता है कि हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। टीचिंग ए स्टूडेंट अबाउट डेमोक्रेसी, स्टूडेंट को किसके बारे में बताता है, डेमोक्रेसी के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कैसे बना, किस तरीके से बना, ठीक है। अगला है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे हम, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पिछले क्लास में भी बताए थे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारा कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। राइजेज अवेयरनेस अबाउट सिटीजन्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमको अवेयरनेस मतलब कि क्या बोल सकते हैं, जागरूकता बढ़ाने का काम करेगा कि सिटीजन का क्या रोल होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन का क्या रोल होना चाहिए, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए। जैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें सारा 11 रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखा हुआ है, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। अगला है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, एड्रेसेस क्रिटिकल नेशनल इशू इंक्लूडिंग पॉवर्टी। देखो सबसे बड़ा मतलब कि इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस, इंडिया के बहुत सारी कंट्री के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है पॉवर्टी, गरीबी, उसके बाद इनइक्वलिटी, ठीक है, असमानता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, डेवलपमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये सारा कुछ को बताएगा। ये सब इंडिया के सामने चैलेंजेस है, किसी भी कंट्री के सामने ये सब चैलेंजेस है, और ये सब चैलेंजेस को कैसे क्लियर करना है, कैसे समझना है, ये सब हमको इकोनॉमिक्स बताता है, ठीक है। प्रमोट्स एंड अंडरस्टैंडिंग, एक मतलब क्या बोल सकते, एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ चैलेंजेस एंड हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने में मदद करता है, ठीक है। और चैलेंज मतलब कि हमारे मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ चाहिए हमको इस चीज़ों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए, इन सब चीज़ों को ये बताता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है नेशन बिल्डिंग यूनिटी। अगला है नेशन बिल्डिंग यूनिटी। देखो हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। सबसे पहले सोशल साइंस सबसे बड़ा काम करता है कि हमको यूनिटी का इंपॉर्टेंस बताता है, यूनिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के बारे में बताता है, कैसे देश के सारे लोग मिल के रहें एक साथ, ठीक है। एंड सोशल हार्मोनी विद इन अ हाईली डाइवर्स कंट्री, क्योंकि हमारा कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल डाइवर्सिटी या ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी या लैंग्वेज के लेकर डाइवर्सिटी बोलेंगे या रिलीजन को लेकर डाइवर्सिटी बोलेंगे, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इन इतने बड़े डाइवर्सिटी में हम लोग एक साथ कैसे रहे, इन सब चीज़ों को ये इन वैल्यूज़ को सिखाता है, ठीक है। ये तो वैल्यूज़ ही हैं, यूनिटी हो गया या नेशनल इंटीग्रेशन हो गया, ये सब वैल्यूज़ को हमको सीखने में मदद करता है। इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर, ठीक है।
अलग अलग कल्चर के लिए रेस्पेक्ट को इंक्रीज करता है, बढ़ावा देता है। जैसे पिछले क्लास में हम बताए थे, 3 टर्म के बारे में बताए थे, जेनोसेंट्रिज्म, एक्सोसेंट्रिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिज्म या एक्सोसेंट्रिज्म है या कल्चरल रिलेटिविज्म है, ठीक है। और तीनों का मतलब बताए थे कि जीनोसेंट्रिज्म का मतलब था कि हमारा कल्चर काफ़ी अच्छा है, बाकी सारा कल्चर खराब है। हमारा रिलीजन काफ़ी अच्छा है, बाकी सारा रिलीजन खराब है, ठीक है। और एक्सोसेंट्रिज्म या एथनोसेंट्रिज्म, हम दिमाग से मेरा स्लिप कर रहा है, इसका मतलब बताया गया था कि बस हमारा कल्चर बढ़िया है, वेस्ट का कल्चर बहुत अच्छा है, वेस्ट में कितना अच्छा होता है सारा कुछ, ठीक है, हमारा ही कल्चर बहुत ख़राब है, ठीक है। ये हो गया एथनोसेंट्रिज्म। और एक होता है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब होता है कि हर कल्चर अपने अपने जगह सही है, तो हमें ये कल्चरल रिलेटिविज्म के वैल्यूज़ को लेके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। ये हमको कल्चरल रिलेटिविज्म का वैल्यू सिखाता है, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म ये वैल्यू को सीखने में मदद करता है। अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी को शेयर करना, हम लोग एक ही देश के हैं, एक ही देश के हैं, हम राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। Occupies students with an understanding of India's past, present and future। मतलब कि आपके मतलब इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के अंडरस्टैंडिंग को बनाता है। मोटिवेटिंग दैम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। मतलब आपको मोटिवेट करेगा कि नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करें अच्छे से, ठीक है। क्योंकि एक देश के युवा होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि नेशन बिल्डिंग का जो भी प्रोसेस होता है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका पहला टॉपिक था। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस। देखो, इट इज कंपोजिट सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। देखो, इसमें मेनली 4 डिसिप्लिन्स होता है, ठीक है। पहला होता है हिस्ट्री, दूसरा होता है सिविक्स, तीसरा होता है इकोनॉमिक्स और अगला होता है ज्योग्राफी। ये 4 डिसिप्लिन होता है। ये चारों डिसिप्लिन का रोल क्या है, ठीक है, ये चारों डिसिप्लिन है क्या, किस चीज़ के बारे में बात करता है, हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। पहला हम उठाते हैं हिस्ट्री को। देखो, हिस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले इसका कोर फोकस, हिस्ट्री फोकस किन चीज़ों पे करता है, हिस्ट्री किन चीज़ों की बातें करती है। द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट, मतलब पीछे बीते हुए घटनाओं, हमसे अभी किससे जो पीछे पहले जो भी घटना घटा है उसके बारे में पढ़ाई होता है। इसमें सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ाई होता है, सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुआ। हमारे क्या पिछले क्लास में बताए थे ना कि सोसाइटी में लगातार चेंजिंग आते रहता है। क्या बोलते हैं, सोशल डायनामिक्स का एक टर्म बताए थे हम कि सोसाइटी में एक जगह स्थिर नहीं है सोसाइटी, ये चेंज होते जा रहा है। तो कैसे चेंज होते जा रहा है ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सिविलाइजेशन, हम अपने सिविलाइजेशन के बारे में या हमसे पहले जो भी सिविलाइजेशन था उनके बारे में हिस्ट्री में जानेंगे, कैसा था, कैसे डेवलप किया, ठीक है, कैसे ख़त्म हो गया, इनके बारे में। अब देखो, इनका पर्पस क्या है। पर्पस है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन सोसाइटीज हैव डेवलप्ड ओवर टाइम एंड हाउ पास्ट इवेंट हैव इन्फ्लुएंस सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। मतलब ये हमको सिखाता है कि टाइम के साथ साथ हमारा सोसाइटी कैसे डेवलप करता चला गया, ठीक है। और दूसरा बता रहा है कि हमारा जो बीता हुआ घटना है, पीछे का जो भी घटना घटा है वो हमारे कैसे सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया और इकोनॉमिक चेंजेस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, ये पास्ट ही है ना हमारा फ्रीडम स्ट्रगल, तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही कॉन्स्टिट्यूशन का आधा बेस तैयार हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही तैयार हो गया था। तो क्या हमारी ये पॉलिटिकल चेंजेस को इंक्रीज किया ना, पॉलिटिकल चेंज को इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। इकोनॉमिक चेंज को ये भी इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि हमारे साथ जो भी घटना घटता है वो हमारे इकोनॉमिक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। वो इकोनॉमिक चेंजेस को डिसाइड करता है जो भी होता है। अलग अलग तरफ की गवर्नमेंट, अब जैसे इकोनॉमिक चेंजेस है क्या, हमारे देश में अंग्रेज आए, वो हमारा पास्ट ही था ना, कॉलोनियल रूल हो गया हमारे देश में, वो हमारा पास्ट था। अब कॉलोनियल रूल हमारे इकोनॉमी को कितना अच्छा से इम्पेक्ट किया, हमारा पूरा इकोनॉमी बर्बाद करके रख दिया,
पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गया, इंडस्ट्री को पनपने का मौका ही नहीं मिला इंडिया में। ठीक है, तो क्या ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ ना, इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, सोशल को तो इन्फ्लुएंस किया है, सोसाइटी को तो इन्फ्लुएंस हुआ ही अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा हिस्ट्री का काम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे ज्योग्राफी। सबसे पहले देखो ये करता क्या है, ये किस चीज़ के बारे में बातें करती है। द स्टडी ऑफ अर्थ। सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं कि इंसान और वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट के बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में हम जानते हैं। जैसे सबसे पहला बात क्या है, हम अर्थ के बारे में जानते हैं, और दूसरा ह्यूमन और उस जो इस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, फिजिकल इन्वायरमेंट में, उसके बीच के रिलेशनशिप को हमको समझना होता है। ठीक है, अब देखो इसका स्कोप क्या है। इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब देखो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। पिछले फर्स्ट क्लास में हमको क्या बोले, इंट्रो क्लास में, इसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या होता है। एक्सप्लेन हाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है अलग अलग टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एग्रीकल्चर, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में हम जब जानेंगे तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, क्योंकि वहाँ का ज्योग्राफी ऐसा है, वहाँ का जमीन लैंड जो है वहाँ का काफ़ी फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा ही, कि पानी का कमी नहीं है। इंडस्ट्री कहाँ कहाँ होगा, क्यों इंडस्ट्री वहाँ होगा भैया, जहाँ मिनरल्स ज़्यादा होंगे वहाँ इंडस्ट्री हो। जैसे झारखंड देखते हो, टाटा इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद सेटलमेंट पैटर्न, ह्यूमन कहाँ ज़्यादा, जहाँ का लैंड प्लेन रहेगा, फ्लैट ज़मीन रहेगा, और वहाँ का क्लाइमेट अच्छा रहेगा, जैसे नॉर्थ इंडियन प्लेन का क्लाइमेट, तो वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी। अभी देख रहे हो यूपी बिहार सबका पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ इंसान रहता है, अच्छे से आराम से रह सकता है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम राजस्थान का पॉपुलेशन देखो, कम होगा। साउथ इंडिया जाओ, पॉपुलेशन कम होगा। नॉर्थ ईस्ट जाओ, पॉपुलेशन और कम होगा, क्योंकि वहाँ का जगह रहने लायक है ही नहीं, पहाड़ी जगह है, तो बहुत कम लोग वहाँ रह पाते हैं। इसी कारण से ये डिसाइड करता है। तो हमारा जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है ये इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है। ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं हम आगे पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस। देखो इसमें हमको जानना सबसे पहले क्या है, डील्स विद द स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस के सिस्टम को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बोले तो लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका और भी बहुत सारा होता है, नीति आयोग हो गया, ये सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। इसके बारे में हमको जानना है, लॉज कैसे बनते हैं। ठीक है, लॉज होता क्या है इसके बारे में हमको जब पढ़ना होता है। पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होता है, पब्लिक के लिए जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है वो पॉलिसीज़ होता क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में जानना है। इसका पर्पस देखो क्या है, हेल्प्स इंडिविजुअल अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम आदमी को, इंसान को मदद कर, इंडिविजुअल को किस चीज़ में मदद करता है कि भाई डेमोक्रेसी आप समझो कैसे क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन को समझना। सिटीजनशिप क्या होता है, ठीक है, एंड द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन का राइट्स क्या है, सिटीजन का राइट क्या है, फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाएगा आपको। फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजन का ड्यूटीज़ क्या है, ये ड्यूटीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। राइट क्या होता है, राइट होता है कि अधिकार आपको राज्य के खिलाफ मिले हुए होते हैं, मतलब आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई गलत करे तो आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर राज्य ही, स्टेट ही आपके खिलाफ गलत कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये टोटल 6 राइट प्रोवाइड किया जाएगा। फंडामेंटल राइट के बारे में बात करोगे और भी राइट्स होते हैं, ठीक है, और भी राइट है, लेकिन बस फंडामेंटल के बारे में बात करोगे तो 6 राइट्स होते हैं। ठीक है, अब 6 राइट्स में अगर आपका किसी का भी वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट चले जाओ। ठीक है, अगला है कि इससे फायदा क्या हो रहा है। एक्सप्लेन हाउ गवर्नमेंट फंक्शन। सबसे पहला चीज़ कि गवर्नमेंट काम कैसे करता है, हम ये जानते हैं, गवर्नमेंट फंक्शन कैसे करता है। एंड हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड एंड कंट्रोल विद इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर पावर का कैसे यूज किया जाता है और पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है, हम इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का
कोर फोकस देखो इसमें पढ़ते हम क्या क्या चीज़ है। स्टडीज हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मैनेज एंड यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, आपका एक चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स में, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें ये चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल या सोसाइटी जो है ये लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने अनलिमिटेड वांट्स के लिए अनलिमिटेड वांट्स के लिए कैसे यूज करता है, अनलिमिटेड वांट्स के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूज करता है ये जानेंगे। वहाँ पर एक आप टर्म पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है कि आप एक अल्टरनेट के लिए दूसरी अल्टरनेट को, जब सेम अल्टरनेट को आप छोड़ते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में मानेंगे, ये सब हम वहाँ डिटेल में करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आज हम इसका इंट्रो ले रहे हैं। स्कोप फोकसेज, इसका स्कोप क्या, फोकसेज डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस कैसे करना है, कौन करेगा प्रोड्यूस, किसके लिए करेगा प्रोड्यूस, कैसे करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है, कंजम्पशन कैसे होगा, मतलब कस्टमर कैसे कंज्यूम करेगा उसको। गुड्स और सर्विस, गुड्स का यहाँ गुड्स का मतलब अच्छा या बुरा नहीं होता है, गुड्स का मतलब होता है वस्तु, कोई भी सामान, और सर्विस का मतलब कोई सेवा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है देखो, एड्रेस वाइटल सोसाइटल इशू रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लेके कोई भी सोसाइटल इशू हो जाएगा उसके बारे में हम जानते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में हम सोसाइटी के सामने जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इकोनॉमिक्स कुछ ब्रांच को हम बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ते हैं, जैसे इसमें आपका क्या है, सोसाइटी से रिलेटेड सबसे पहले ग्रोथ आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा, इनकम आएगा, डेवलपमेंट आएगा, पॉवर्टी आएगा, ये सब क्या है, ये सब सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक्स, आपका 9th का पिछला सिलेबस जो था इकोनॉमिक्स का, उसमें सोशियो इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सोशियो इकोनॉमिक्स ही था वो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, ये तो आपका टॉपिक हो गया। अब है कि इन डिसिप्लिन्स के बीच, ये जो 4 डिसिप्लिन्स आपको सोशल साइंस का हम बताए, इनके बीच इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, इनके बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, आपसे समझ, आपको हम डे 1 से बोल रहे हैं कि ये चारों जो पेपर है आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है ये। ठीक है, एक दूसरे से पे बेस्ड है ये। ठीक है, अब देखो, द वेरियस ब्रांचेज ऑफ सोशल साइंस डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब सोशल साइंस का मैक्सिमम ब्रांच जो है इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकता, अकेले बस फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, दे आर क्लोजली कनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट एंड टुगेदर प्रोवाइड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। आप सिर्फ सोसाइटी सोशियोलॉजी पढ़ लोगे तो आपको पूरा सोसाइटी का समझ नहीं आएगा। ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़ो, उसके साथ पूरा का पूरा सोसाइटी का समझ में आ जाएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से अगर सिविक्स से आप हिस्ट्री अगर हटा दो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे जान पाओगे भैया, हिस्ट्री है वो, नहीं जान पाओगे ना। अब तुम इकोनॉमिक्स उठाओ, अब इकोनॉमिक्स में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते गया, कैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाया, कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया गया, अब वो तो अपना हिस्ट्री है ना, उसको नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम होगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। आपको एक एग्जाम्पल देखो, आवर जोग्राफिकल या जोग्राफी अफेक्ट आवर कल्चर, इकोनॉमी एंड आवर हिस्ट्री। हमारा जो जोग्राफी है हमारे कल्चर, इकोनॉमी, हिस्ट्री के इफेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल से सोचते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक सवाल आता है कि भारत में मैक्सिमम अटैक्स जो है इंडिया की हिस्ट्री में नॉर्थ वेस्ट रीजन से क्यों हुआ। इंडिया की हिस्ट्री में मैक्सिमम अटैक्स जो है नॉर्थ वेस्ट से क्यों हुआ, सवाल है। ठीक है, अब सवाल का जवाब क्या है, देखो ये कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री आपस में कनेक्टेड है। देखो इंडिया की इस साइड में क्या, अरेबियन सी, इस साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इस साइड में क्या है, इंडियन ओशन। तो 3 जगह से आना मुश्किल था। ठीक है, एंशिएंट टाइम में, और इधर अपना हिमालय है तो हिमालय से भी आना मुश्किल था, इसीलिए हमारा मैक्सिमम इन्वेजन जो हुआ ये इधर से हुआ, मैक्सिमम अटैक्स इंडिया में इधर से हुआ। तो देखो ज्योग्राफी इंपैक्ट कर रहा है ना हमारे हिस्ट्री को, कैसे ज्योग्राफी से हमारा हिस्ट्री कनेक्टेड हो रहा है। हमारा ज्योग्राफी जो है ना कि हिस्ट्री को इधर इंडिया में मैक्सिमम अटैक इधर से नहीं होने दिया इन सब जगह से। तो समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है। इसी तरह से सारा जो पेपर है सोशल साइंस का ये आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
वैल्यूज प्रमोटेड थ्रू सोशल साइंस। देखो सोशल साइंस पढ़ने के बाद आपको क्या कौन सी चीजें सीखने के लिए मिलती है, हम इनके बारे में जानते हैं। द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट गोज बियॉन्ड एकेडमिक नॉलेज, मतलब एकेडमिक नॉलेज से ज़्यादा आप ऊपर चला जाता है, पीछे जाता है। टू बिल्ड फंडामेंटल सोशल सिविक एंड मोरल वैल्यूज, हमें बहुत सारे सोशल हो गया, सिविक हो गया और मोरल वैल्यूज यहाँ से सीखने के लिए मिलते हैं। कैसे देखो, सबसे पहले डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर, हमको सोशल साइंस से ही सीखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग कल्चर को रिस्पेक्ट कैसे करें। अगर हम दूसरे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमको सारा कल्चर गंदा लगेगा। और इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं, बस आपको अपना कल्चर अच्छा लगे और सारा कल्चर अगर गंदा लगेगा तो कैसे होगा, तब आप कैसे साथ मिल के रह पाएंगे, नहीं रह सकते हम साथ मिल के। इसीलिए हमको सारा कल्चर को रिस्पेक्ट करने सिखाएगा, और ये चीज़ कौन सिखाएगा, सोशल साइंस सिखाएगा। ठीक है, कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटीज़ का रिस्पेक्ट करो, हर कम्युनिटीज अपने अपनी जगह सही होता है। ठीक, एंड लाइफ स्टाइल, सबका लाइफ स्टाइल अलग अलग है, सबके लाइफ स्टाइल को अच्छे से, मतलब सबका लाइफ स्टाइल को अप्रिसिएट कर दो। ठीक है, सबका लाइफ स्टाइल अच्छा होता है अपनी जगह, आपका भी है, हर का अच्छा होता है। फोस्टरिंग पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड सोशल हारमोनी, मतलब शांति से एक जगह रहें, हम लोग साथ रहें, शांति से रहें। ठीक है, अच्छे से रहें, एक गलत है मित्रवत व्यवहार। ठीक है, अच्छे से दोस्ती बना के रहे, झगड़ा नहीं करें। ये सब वैल्यू हमको कहाँ से सीखने के लिए मिलता है, सोशल साइंस से सीखने के लिए मिलता है। इक्विटी हो गया, जस्टिस हो गया, बराबरी हो गया, न्याय हो गया, जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमको कहाँ, सिविक्स से सीखने के लिए मिलता है। और सिविक्स कहाँ से आता है, सोशल साइंस। हेल्प स्टूडेंट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस मतलब क्या होता है, फेयरनेस मतलब क्या बोल सकते हैं, फेयरनेस मतलब सच्चाई, कोई चीज़ अच्छे से एक अच्छे प्रोसेस की तरह काम, अच्छे प्रोसेस से कोई चीज़ को करना। ठीक, उसको बोलते हैं फेयरनेस। फेयरनेस मतलब अच्छे तरीके से करना। ठीक है, और इक्वलिटी, बराबरी, बराबरी हमको कहाँ सोशल साइंस सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताएंगे, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देखना कैसे इक्वलिटी होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 है। ठीक है, यह है क्या, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। ठीक है, देखो कैसे होगा। ठीक, एंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या होना चाहिए। ठीक है, वाइल सेंसिटाइजिंग देम टू सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटीज़। ठीक है, और हम सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय जो होता है, इनइक्वलिटी होता है, उसको कैसे सही करें, कैसे उनके खिलाफ लड़ें, कैसे उसको समझा जाए, इन सब चीज़ों को बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी हम बताए थे, सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है, इक्विटी, एक तरह से दो जनरेशन के बीच इक्विटी का बात होता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबिलिटी भाई कब आएगा, सस्टेनेबिलिटी तब आएगा जब हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा दें, मिनरल्स को के कंजर्वेशन को बढ़ावा दें, रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को बढ़ावा दें, तभी तो सस्टेनेबिलिटी आएगी ना। एंड द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक नेचुरल रिसोर्सेज को हम ऐसा यूज करें कि हमारे आने वाले जनरेशन को उस प्रॉपर रिसोर्सेज का कमी ना हो। जैसे कहीं पढ़ा था मैंने कि हमें जो ये नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमें अपने आगे के जनरेशन से उधार में मिली है। और आप जब भी कोई चीज़ उधार लेते हो तो आपको एज इट इज़ लौटाना होता है उन चीज़ों को। ठीक है, आपका फ़र्ज बनता है कि उन चीज़ों को एज इट इज़ लौटाएं, और यहाँ तक कि कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट ला के ही उसको लौटाएं। ठीक है, ये होता है आपका सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आपका बहुत सारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीखने के लिए मिलेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब आप किसी भी डेमोक्रेसी में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टाइम पे वोट करना है। ठीक है, और टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना। ठीक है, बर्दाश्त करना टॉलरेंस का मतलब होता है। टॉलरेंस का मतलब होता है कि आपको अपने डाइवर्सिटी के, हर कम्युनिटी के लोग हमारे आसपास रहते हैं, हर कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो उनके प्रति आपको टॉलरेंट बनना होगा। ठीक है, उनको, उनके कल्चर को आपको मतलब क्या बोलते हैं, अप्रिसिएट करना होगा। ठीक है, उनके कल्चर को आपको ख़राब नहीं मानना है। ठीक, टॉलरेंस हो गया। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, हमारा जवाबदेही क्या बनता है, देश के नागरिक होने के नाते हमारा जवाबदेही तो कुछ तो बनता है ना,
उन जवाबदेही को समझना है, सीखना है। इन रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ, लॉ के, कानून के शासन का हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कानून का रिस्पेक्ट करना चाहिए, कानून जो हमारे लिए बना हुआ है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन एज एक्टिव सिटीजन, और स्टूडेंट को हम ऐसा बनाते हैं जैसे कि एक्टिव सिटीजन को होना चाहिए, हम स्टूडेंट को वैसा बनने में मदद करें, ठीक है। और आपका ये चैप्टर हो गया फिनिश, आपका 2 क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। और हम अब अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी का धन्यवाद।